हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 21 जून के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है हर साल 19 जून को, और यह विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिन को विश्व भर में यौन हिंसा के जो पीड़ित हैं और इनसे संघर्ष करके जो बचे लोग हैं उनको सम्मानित करने, और उन सभी को, ऐसे सभी लोग हैं जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने निडर होकर लड़ते हुए अपना पूरा जीवन लगा दिया। इनके लिए उनको ये दिन समर्पित किया गया है। और यह जो दिन है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 जून 2015 को एक प्रस्ताव था, उसके तहत हर साल 19 जून को मनाने की घोषणा की थी। और संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को सुरक्षा परिषद के लक्ष्यों 1820 और 2008 के 19 जून 2008 को चयन को मान्यता देने के लिए चुना गया था, और उसके बाद से यह दिन मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने। तो जो 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं वोल्कन बोजीकर्न, और ये तुर्की के हैं, और इनको अध्यक्ष चुना गया है। जो संयुक्त राष्ट्र सभा का 75वां जो सत्र है वो सितंबर 2020 से आरंभ होगा। और संयुक्त राष्ट्र के अंदर 178 सदस्य देश हैं जिनका समर्थन हासिल है। और जो वर्तमान में महासभा के अध्यक्ष हैं वो हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, और अब इनकी जगह वो पदभार संभालेंगे। और ये जो महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है ये 1 वर्ष का होता है। और जो हमारे संयुक्त राष्ट्र के निदेशक हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और जो इस महासभा के संस्थापक हैं वो संयुक्त राष्ट्र ही है। और इस महासभा की स्थापना हुई थी 1945 में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च की है। तो कोविड-19 की जो भारत की पहली मोबाइल लैब है वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च की है। और यह कोविड-19 के परीक्षण के लिए की गई है। और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने आंध्र प्रदेश के मेड टेक जोन के साथ मिलकर और कंसोर्टिया यानी कोविड मेडटेक विनिर्माण विकास कंसोर्टिया के तहत भारत की पहली संक्रामक रोग निदान लैब यानी आई लैब रैपिड रेस्पॉन्स मोबाइल प्रयोगशाला इन्होंने विकसित की है। अगर इस लैब के बारे में बात करें, यानी इन्फेक्शन डिसीज डैग लैब, आई लैब यानी जो संक्रामक रोग निदान लैब है, तो इसका जो उद्देश्य है वो भारत के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों की कमी को दूर करना और निरंतर आत्मनिर्भरता के एक चरण की ओर बढ़ना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल, इसकी शुरुआत किसने की है। तो इसकी जो शुरुआत है ये आईसीआईसी होम फाइनेंस ने की है, और इसका नाम रखा गया है सरल। और ये जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए किफ़ायती होम लोन स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। और इस जो योजना है इसका लाभ है महिला, जो निम्न मध्यम आय वाले जो ग्राहक हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनको दी जाएगी, और जिसकी अधिकतम आय है 6 लाख रुपए प्रति वर्ष उनको। अब जो सरल स्कीम है इसके बारे में बात करें तो इस ऋण के लिए देश के जो ग्रामीण क्षेत्रों के 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की महिला का स्वामित्व होना अनिवार्य है इसमें। और ऋण की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए होगी, और जो ऋण का ब्याज है वो 7.98% से शुरू होगा। और ये जो ऋण है इसकी अवधि है ये अधिकतम 20 वर्ष के लिए होगी। इसमें जो पहले से मौजूदा ऋण वाले ग्राहक हैं वो भी अपना यहाँ पर ऋण हस्तांतरित कर सकते हैं। करूर वैश्य बैंक है, इसने अभी कल परसों मारुति के साथ में टाई अप किया है गाड़ियों को लोन देने के लिए। जो आईसीआईसी होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष हैं अनूप बागची, और इसके प्रबंधक निदेशक हैं और एमडी और सीईओ हैं अनिरुद्ध कमानी। और जो आईसीआईसी बैंक हैं उसके एमडी सीईओ हैं यानी अध्यक्ष हैं संदीप बख्शी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 18 जून को मास्क डे यानी मास्क दिवस किस राज्य सरकार ने मनाया है। तो यह मनाया है कर्नाटक सरकार ने,
और इस दिन को इन्होंने यानी 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया। और जो राज्य में कोविड-19 को फैलने से नियंत्रित करने के लिए इन्होंने मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिन मनाया है। और साथ ही में लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन करने का भी आग्रह इन्होंने किया है। कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा। तो हमारे जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये अपनी ऋण देने की जो इनकी प्रक्रिया है इनको पूरी तरह से डिजिटलीकरण करेगा। और इन्होंने ये फैसला लिया है जिसमें होम लोन, कृषि लोन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई, पर्सनल और ऑटो लोन आदि सारे लोन शामिल होंगे। और इससे पहले भी बैंक ने हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक के साथ इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका विलय हुआ है। अब इस डिजिटल बैंक का जो लोन है, ऋण है, इसके बारे में बात करें तो अब नए लोन का जो सत्यापन होगा और मंजूरी होगी वो सब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही होगी। जो पिछले ऋण थे उनकी लागत में कटौती और लाभप्रदता को सुधार करने के लिए ये डिजिटल किया जा रहा है। अब ये जो बैंक है ये अगले 6 महीनों में अपनी रिटेल और एमएसएमई प्रक्रिया हैं उनको डिजिटल बनाने की योजना पर काम करेगा। और बैंक ने कॉरपोरेट कार्यालयों में एक नए डिजिटल ऋण प्रदान करने वाला विभाग स्थापित किया जाएगा जिसमें रिटेल, एमएसएमई, कृषि और सर्विसेज वर्टिक्स जैसे एनालिटिकल सेंटर, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग सहित जो भी और क्रेडिट स्टार्टअप हैं इनको ओवरलैप करेगा। और साथ में डिजिटल ऋण देने वाले जो विभाग हैं को स्थापित करने के लिए ये McKinsey और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है इनके साथ परामर्शदर्शिता से सहायता भी लेगा। जो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वो वडोदरा गुजरात में है। इसके CEO हैं संजीव चड्ढा और इस बैंक की टैगलाइन है भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑटोटेक द्वारा मैस्टो मिनरल्स के व्यवसायिक अधिग्रहण करने की मंजूरी किसने दी है। तो यह दी है हमारे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI यानी कंपटीशन कमीशन इंडिया। इन्होंने जो खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण है इसकी मंजूरी दी है। और यह जो अधिग्रहण है ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के अनुसार के तहत दी गई है। और इस नियम के अनुसार मैस्टो है इसकी सभी तरह की परिसंपत्तियां, राइट्स, ऋण और देनदारियों को जो मुख्य रूप से उनके खनिज व्यवसाय के संबंधित हैं उनका अधिग्रहण ऑटोटेक द्वारा कर लिया जाएगा। जो ऑटोटेक और मैस्टो सार्वजनिक संपत्ति देयता कंपनी हैं जिन्हें फिनलैंड के कानूनों के तहत गठित और पंजीकृत किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महामारी में सुशासन प्रक्रिया पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह यादव के द्वारा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा ये गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस इन ए पैंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रिया में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, इसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। और जो इनका इसको विकसित किया है यानी आयोजन करता हैं वो है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG, इनके द्वारा इनका आयोजन किया गया था। और यह कार्यशाला है ये 2 दिवसीय थी जिसमें 16 देशों के 81 अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों ने भाग लिया। और इसमें श्रीलंका सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल HJS गुणुरधर ने और बांग्लादेश की सरकार के 19 वरिष्ठ सचिव, म्यांमार के 11 जिला प्रशासक, भूटान, केन्या, मोरक्को, नेपाल, ओमान, सोमालिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, टोंडा, सूडान एवं उज्बेकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया। तो यह किया गया है मुंबई नगर निगम के द्वारा मुंबई में, ग्रेटर मुंबई में। और इसके अंदर ICU बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराई जाएगी यहाँ पर एक मोबाइल एप्लीकेशन एयर वेंटी के द्वारा। और इस एप्लीकेशन को ओक्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्य के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर कहाँ खोलेगी। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम है
ये अपना ग्लोबल बिजनेस सेंटर है, ये महाराष्ट्र के पुणे में खोलेगी और अपने वैश्विक जो व्यवसाय हैं उनको सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में ये केंद्र वैश्विक व्यापार सेवा GBS के संचालन के लिए स्थापित किया जाएगा और इस केंद्र का जनवरी 2021 तक परिचालन शुरू होने की संभावना भी बताई जा रही है। और प्रस्तावित ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर से लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलने की आशंका है और पूरे विश्व में BP और एडवांस एनालिटिकल कैपेबिलिटी जैसी सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु संकट की स्थिति पर राष्ट्रीय रिपोर्ट किसने जारी की है। तो भारत की जो जलवायु संकट की स्थिति है इस पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट को हमारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा तत्वाधान में असाइनमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन यानी भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ इसे जारी किया है हमारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। और इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें पता चला है कि 1901 से 2018 के दौरान भारत का जो औसत तापमान है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और इस तापमान वृद्धि का जो प्रमुख कारण है वो ग्रीन हाउस गैसों को बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैस हैं जो उत्सर्जन हो रहा है उनके कारण ये तापमान बढ़ रहा है। साथ ही इसमें 2029 तक भारत के तापमान में वृद्धि से संबंधित 2 अलग अलग परिदृश्यों की भविष्यवाणी की है। सबसे बेहतर मामले में सदी के अंत तक भारत के तापमान में अभी भी 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जिसमें सबसे खराब स्थिति में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। मानसून के बारे में यह दर्शाता है कि प्रदूषण फैलाने वाले एरोसोल ब्राउन क्लाउड की वजह से 1951 से 2015 के बीच में उत्तर भारत में वर्षा जो 6% की कमी दर्ज यहाँ पर की गई है और इसके अलावा 1976 से 2005 की तुलना में अप्रैल जून हीट वेव ने 2099 तक 4 गुना अधिक होने की भविष्यवाणी भी की है। हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी किस बैंक ने लॉन्च की है। तो ये की है कर्नाटक बैंक ने और कर्नाटक बैंक ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं को कवर करने के लिए एक विशेष हेल्थ बीमा पॉलिसी शुरू की है। और इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति 120 दिन की वैधता की अवधि के लिए 399 रुपये के मामूली प्रीमियम पर यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा कवर कर सकता है। और इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में कोविड-19 महामारी संबंधित जो स्वास्थ्य के खर्चे हैं उनको कवर किया जाएगा, जिसमें अस्पताल में होने वाले खर्चों के लिए 3 लाख रुपए का कवर, OPD के लिए 3000 रुपये तक का कवर और किसी भी सरकारी या सैन्य अस्पताल में 14 दिनों तक क्वारंटाइन होने के दौरान जो भी खर्चा होगा उसके लिए प्रतिदिन 1000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी। और यह जो लाभ है ये 18 से 65 वर्ष की आयु के सभी ग्राहकों के द्वारा ऊपर लागू होगा। कर्नाटक बैंक के जो MD और CEO हैं महाबलेश्वर MS हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है। तो ऑटिस्टिक प्राइड डे है ये 18 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिन जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। साल 2005 में गैरिथ एंड मैनी एमिनेल्स द्वारा मनाई गई ACPs फॉर फ्रीडम इसके द्वारा ब्राज़ील में पहला ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया था, जो बाद एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया और न्यूरोडाइवर्सिटी को दर्शाने के लिए रेनबो इन्फिनिटी प्रतीक का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। हमारे विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO ने मई 2014 में सदस्य राष्ट्रों ने WHO के साथ मिलकर ASD और अन्य सामाजिक विकारों को दूर करने के लिए कॉम्प्रहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ऑटिज्म जो स्पेक्ट्रम विकार हैं इनके प्रबंधन के लिए व्यापक और समन्वित प्रयासों को अपनाया था। जो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है ये हर साल 2 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और जो इस वर्ष इसकी जो थीम रखी गई है द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि PM स्वनिधि योजना के तहत MOHUA और किसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं सिडबी ने यानी हमारे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो निधि है
पीएम स्वनिधि, इसके लिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी के साथ में एक समझौता ज्ञापन किया है। और पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर के लिए एक विशेष लघु ऋण माइक्रो क्रेडिट भी सुविधा भी इन्होंने जारी की है। और इस एमओयू के अंतर्गत पीएम स्वनिधि है, इस योजना का जो कार्यान्वयन है ये MOHUA के मार्गदर्शन में सिडबी द्वारा किया जाएगा। और इस सिडबी परियोजना का जो प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने प्रबंधक इकाई की उपलब्ध कराएगा, जिसमें पीएम स्वनिधि की अवधि यानी मार्च 2020 तक प्रशिक्षण क्षमता निर्माण, परियोजना और मंच प्रबंधक, सूचना शिक्षा और संचार, बैंकिंग, NBFC और विशेष क्षेत्र शामिल होंगे इसमें। साथ ही ऋण प्रदाता संस्थाओं के नेटवर्क को भी लाभ उठाया जाएगा यहाँ पर। और जो ऋण देने वाली संस्था हैं अनुसूचित वाणिज्य बैंक, गैर बैंक वित्त कंपनियां, NBFC, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRB, सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक यानी SFB आदि भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि KR सच्चिदानंद का निधन हो गया, ये किस भाषा की फिल्म के निर्देशन करते थे? तो ये जो सच्चिदानंद हैं ये मलयालम फिल्म के फिल्म निर्देशक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक करंट अफेयर्स मैजिक चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।